चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी मेंस GS1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक IR सेक्शन का है और यह टॉपिक 67th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो संगठन है जिसकी चर्चा आज होने वाली वो SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है और इसको एशिया का नाटो के रूप में भी जो है पश्चिमी देश जो है इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश जो शामिल हैं, उस कारण से जो पश्चिमी देश है इसको बोलते हैं कि एशिया का नाटो है ये, ठीक है। तो इसको बोल के इसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन चलिए हम लोग इसके महत्वपूर्ण जो बैठक हुआ है, 21वां SCO सम्मेलन हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे और यहाँ पे क्या क्या हुआ और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या अपने भाषण में कहा और क्या किस चीज़ के बारे में। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं कि जो 21वां जो SCO की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुआ है। तो इसका जो बैठक हुआ है वर्चुअल मोड में हुआ है और हुआ है कहाँ पर, तो तजाकिस्तान में। कहाँ पे हुआ है, तो तजाकिस्तान में। तो ये कहाँ पे हुआ, ठीक है, तो उसको तो एकदम याद रखिएगा डेट, कम से कम ये दो तो याद होना चाहिए। तो 21 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों के परिषद की 21वीं बैठक, केमी बैठक, 21वीं बैठक दुशांबे जो कि तजाकिस्तान में है वहाँ पे, और किस मोड में हुआ, तो वर्चुअल मोड में, यानी आप ऑनलाइन रह करके, यानी सभी देश के प्रतिनिधि मिले नहीं बल्कि ऑनलाइन रह करके, जैसे होता है ना वर्चुअल मीटिंग जो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वैसे मीटिंग हुआ। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमोमाली रहमान। तो इमोमाली रहमान ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे एकदम याद रखना है आपको। जो SCO का 21वां बैठक हुआ कहाँ हुआ, तो तजाकिस्तान के कहाँ पर, तो उस जगह का नाम दोशांबे, तजाकिस्तान के दोशांबे में हुआ और उसकी अध्यक्षता वहाँ के राष्ट्रपति क्या नाम है, इमोमाली रहमान। तो ये याद रखना है आपको। आगे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। थोड़ा अब हम लोग जानेंगे SCO का इतिहास क्या है, SCO की स्थापना कब हुई और SCO में कौन कौन से देश सदस्य हैं और ये काम किस तरीका से करता है या इसका महत्व क्यों है। तो ये जानिए कि 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ रूस USSR का विघटन हुआ। उससे क्या हुआ कि 15 अन्य देश, नए देश अस्तित्व में आए। यानी USSR का जब विघटन हुआ तो 15 नए देश वहां पे निर्माण हुए या कह सकते हैं अस्तित्व में आए, और नए देशों के बीच में आपसी सीमा को लेकर के विवाद चल रहा था, आपस में लड़ रहे थे सीमा को लेकर के। इसी को देखते हुए 1996 में जो संघाई 5 की स्थापना की गई और इसके स्थापनाकर्ता देश में कजाकिस्तान, या इसको की के जगह पे ख भी रहता, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान थे। तो यहाँ पे संघाई 5 नाम से यह जाना जाता था शुरुआत में, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1996 में। यानी संघाई संगठन की स्थापना 1996 में हो गई थी। लेकिन 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया और उसी साल इसका नाम रख दिया गया SCO। तो SCO जो संघाई 5 का नाम कब पड़ा, तो 2001 में पड़ा। और जो 2017 में कजाकिस्तान अस्ताना में जब बैठक हुआ, तो जो नूर सुल्तान में हुआ था, जिसका नाम है वर्तमान में अभी अस्ताना का नाम क्या है, नूर सुल्तान, वहां पर जब बैठक हुआ तो उसमें भारत और पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से SCO में शामिल किया गया, ठीक है। कब बैठक हुआ, तो 2017 में। और कहां पे हुआ, अस्ताना के कजाकिस्तान में जो है अस्ताना, जिसका कि अभी वर्तमान में नूर सुल्तान नाम है, वहां की बैठक में भारत और पाकिस्तान दोनों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब आ जाइए 21वें शिखर सम्मेलन के अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को SCO की अस्थायी सदस्यता प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है। जो अभी 21वां जो हुआ है बैठक, ठीक है, उसमें कब हुआ है, तो किस डेट में, 17 सितंबर 2021 को। तो उसमें अब क्या किया गया है कि
ईरान को अब शामिल करने की बात की गई है एससीओ के सदस्य के रूप में 21वां बैठक जो हुआ है उसमें, ठीक है। और वर्तमान में एससीओ के 8 जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उसके रूप में जो जैसे भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, और 4 अन्य पर्यवेक्षक देश के रूप में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है जो कि पर्यवेक्षक देश के रूप में है। और 6 वार्ता भागीदार है जो वार्तालाप में बैठते हैं या आते हैं, वो नाम है उनका अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। ये सारे जो 6 अन्य वार्ता भागीदार देश हैं जो जब भी इनकी बैठक होती है तो इन लोगों को भी बुलाया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए संघाई सहयोग संगठन का विषय क्या है, ये किस विषय पे काम करता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा के विषय पे, जो आपस में जो ऊर्जा का आप देखते होंगे, इसमें मैक्सिमम देश क्या है कि ऊर्जा संपन्न देश भी हैं बहुत सारे इसमें, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये ऊर्जा से रिलेटेड मुद्दा, जैसे भारत को ऊर्जा चाहिए या अन्य देश को, तो यहाँ से मिलता है। फिर शिक्षा के बारे में आपस में साझेदारी करते हैं एडुकेशन के लिए, हायर एडुकेशन एक देश दूसरे देश में जाकर के, जैसे आपके भारत के बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या उधर आपके रूस के तरफ जाकर के अपना मेडिकल की पढ़ाई पूरा करते हैं। तो शिक्षा में भी ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। परिवहन के माध्यम से जो मध्य एशिया में जो आपका निर्यात होता है तो वो इन्हीं सब देशों के माध्यम से अभी होता है, जैसे आपका अफगानिस्तान होते हुए, इराक, ईरान होते हुए जो है इन मध्य एशियाई देशों में आपका व्यापार चलता है। तो परिवहन के मामले में ये सब जो है ज़रूरत है। उसके बाद पर्यटन, इन देशों में आपसी पर्यटन भी होता है, ये लोग भी भारत आते हैं, भारत के भी लोग इन देशों में, रूस में, चीन में या इन देशों में जा कर के अपना पर्यटन करते हैं। फिर ये लोग पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर भी आपस में बातचीत करते हैं। चूँकि यह एशिया, इसमें मैक्सिमम लोग मध्य एशियाई या पूर्वी एशियाई देशों के देश शामिल हैं। तो इसमें जो मेन मुद्दा आपका ये विषय है, 5 विषय पे जो है मेन आपस में फोकस करते हैं ये लोग, संगठन के विषय हैं, ठीक है। ये अब आ जाइए दूसरा काम इसका क्या है कि क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा हेतु संयुक्त प्रयास करने का भी काम है। अब देखिए भारत जैसा देश में अगर चीन से बातचीत करना है या पाकिस्तान से बातचीत करना है तो एससीओ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भारत मध्य एशियाई देशों तथा पाकिस्तान और चीन के साथ भी यहाँ पे बैठक में जो है 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि एक दूसरे देश से वार्तालाप करता है, ठीक है, अपने मुद्दा को लेकर के। एससीओ का महत्व क्यों है, तो यूरेशिया के नेतृत्व का दावा है यहाँ, ठीक है। चूंकि रूस और एशिया, चूंकि यूरेशिया इसलिए कि आधा रूस कहाँ पे है, यूरोप में है, आधा एशिया में, इसलिए यूरेशिया का प्रभुत्व यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद रूस इसमें काफी बड़ा देश है और विश्व की 43% आबादी है। सकल घरेलू उत्पाद में 1/4 हिस्सा है। भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है ये, ठीक है। अगर आप देखिएगा जनसंख्या के हिसाब से चीन भी वैसा ही, रूस भी वैसा ही, भारत भी वैसा ही। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। और इसमें 4 जो देश शामिल हैं जिसके पास परमाणु हथियार है। कौन कौन, एक भारत के पास तो है ही, फिर रूस के पास भी है, चीन के पास भी है और आपका प्यारा दुश्मन देश पाकिस्तान के पास भी है। तो 4 यहाँ पे परमाणु हथियार संपन्न देश शामिल हो रखे हैं इसमें। उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पे शांति कायम करने में भी मददगार साबित होता है। इसमें एक रैट्स नाम का एक संगठन है, ठीक है। तो वो रीजनल एंटी टेररिस्ट जो भी होते हैं, जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, तो इसको बोल सकते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। उसके माध्यम से क्या होता है कि जो आपस में यहाँ पे जो आतंकवादी घटना होने वाली है तो ये इस पे काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। इनकी जो अस्थायी निकाय वो सूचना एकत्र कर आतंकवाद संबंधी गतिविधियों को रोकता है। और 2011 से 15 के बीच में इन्होंने 20 से अधिक हमलों को रोका था, आतंकवादी घटनाओं को होने से बचाया था, ठीक है। और इसको अभी वर्तमान में पश्चिमी एशियाई देश क्या बोलते हैं, यूरोपीय देश एससीओ को नाटो के प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि ये एशिया का नाटो है और आने वाले समय में ये लोग यूरोप का जो नाटो से युद्ध हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी देश शामिल तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे नाटो में कि अगर किसी एक देश पे कोई देश हमला करता है तो सब पे हमला समझा जाएगा।
लेकिन एससीओ में ऐसा नहीं है, ये सैन्य संगठन नहीं है, यहाँ पे सेनाओं का जो गठबंधन नहीं है, आपसी युद्ध का या सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे जो है संगठन ये नहीं है, सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। ये 5 विषय पे अपना आपस में साझेदार करता है, ठीक है। तो ये यूरोपीय देश जानबूझ करके ऐसा बात बोलते हैं जिससे कि इनमें खुद आपस में फुट बना रहे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो नाटो है हमेशा सशक्त बना रहे, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय एशिया में राजनीति में ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन? एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब भारत के लिए एससीओ क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये तो था एससीओ के बारे में इतिहास आपको बता दिया। भारत के लिए क्यों महत्व है, तो सबसे पहले क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में, क्योंकि यहाँ पे रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा कि भारत में आतंकवादी घटना से पहले सूचना दे सकता है, एससीओ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से आतंकवादी घटना होने नहीं देगा। उसके बाद क्षेत्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। उसके बाद रैट्स अलगाववाद और आतंकवाद से निपटने में सहायक होगा। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हो चुकी है तो वह क्षेत्र भारत के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तालिबानी जो आतंकवादी गिरोह है वो कभी भारत पे भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए उस क्षेत्र पे एससीओ के माध्यम से कंट्रोल करना थोड़ा सा मददगार साबित होगा। उसके बाद जो आपका मध्य एशियाई देशों के साथ जो संबंध है, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सब जो रूस और एशिया के बीच के जो देश हैं उनके बीच में एक आपसी समझौता का एक बहुत बड़ा मंच है जहां पे द्विपक्षीय वार्तालाप हो सकती है। जब बैठक में जाएंगे हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो उन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब मिलेंगे तो आपसी बातचीत होगी, तो उस दरमियान क्या होगा, हमारे देश का संबंध मध्य एशियाई देशों तक बेहतर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर पाकिस्तान और चीन के साथ कोई भी वार्तालाप करना है युद्ध के मुद्दे पे या आतंकवाद के मुद्दे पे, तो एससीओ का यूज भारत कर सकता है, क्योंकि इसमें सभी देश शामिल हैं, ठीक है, पाकिस्तान और चीन दोनों। तो इसलिए भारत के लिए एससीओ का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो संघाई सहयोग संगठन है उसका क्या इतिहास है और भारत के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है और भारत किस प्रकार से मध्य एशियाई देशों के साथ अपना बेहतर संबंध एससीओ के माध्यम से बना सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।